अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद करता हूँ आप अल्लाह के फजल से खैरियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत के साथ कामयाब फरमाए। आज हम जिस उन्वान पे बात करने जा रहे हैं वो हमारा MA उर्दू का एक प्रॉपर सब्जेक्ट है और इसके साथ साथ हमारे लेक्चरर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और SSE उर्दू के अंदर एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसको हम इकबालियात कहते हैं। इस सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम मार्क्स आते हैं और ये सब्जेक्ट ना सिर्फ आप सबके लिए इस लेक्चरर के SS के टेस्ट के लिए ज़रूरी है, बल्कि इसके साथ साथ ये सब्जेक्ट आपको जनरल एबिलिटी के लिए भी ज़रूरी है, जनरल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। और जितने भी जो उर्दू के स्कॉलर्स हैं और उर्दू पढ़ने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, उनमें एक बड़ा नाम जिस शख्सियत का शामिल है वो नाम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। उनकी शख्सियत का नाम जो है शायर मशरक़ हकीम उल उम्मत जो हैं उनका नाम वो प्रॉपर हमें भरपूर अंदाज में उनकी खिदमात और उनकी जो किताबियात हैं उन सब पे हमें बड़ी तसल्ली के साथ बात करने वाली है। उर्दू एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि अगर हम इस पे बात करना शुरू कर दें तो ये बहुत लंबी चौड़ी बात हो जाती है। चूँकि हमने आपको ये बताया था कि तीन टीचर्स मिलके हम इंशाअल्लाह ताला इस सेशन को लेके चलते हैं, तो मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ टीचर आपको पढ़ाएंगे। अब ये जो इकबालियात है इस पे इंटरव्यू के अंदर बड़े सवालात होते हैं और इंटरव्यू में भी इसमें खुसूसी तौर पर जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो उर्दू के होते हैं वो इस पे बात करते हैं। उनके साथ ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए भी है कि आपके जो PMS के ऑफिसर्स हैं वो भी इस पे लाजमी बात करते हैं, क्योंकि वो चेयरमैन जो होता है वो प्रॉपर एक 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का वो पेपर पढ़ के गया होता है और उसने बड़ी तसल्ली के साथ इन चीज़ों को पढ़ा होता है। सो उर्दू वालों को अपने उर्दू के साथ इकबालियात और अपने अल्फाज जो है उस पर बड़ा गौर करना होता है और उनकी जो शायरी है और उनकी जो शायरी में पसंदीदगी है वो किस नौइयत की है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज हमने इकबालियात को पढ़ना है और ये बात ज़हन में रखें कि हम यहाँ पे आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ जनरल चीज़ें बताएंगे। हम ये नहीं कर सकते कि एक उर्दू इतना बड़ा समंदर है कि हम उसको आपको चंद क्लासेस में आपको पढ़ा दें, ऐसा होता भी नहीं है और ना ही ऐसा किया जाता है। हाँ, अकेडमीज का काम होता है टू द पॉइंट चीज़ें आपको पढ़ाना और वो चीज़ें बता देना कि आप इन चीज़ों को टच दें ताकि ये आपके लिए फ़ायदामंद हो, क्योंकि जिनसे पेपर बनना होता है वो चीज़ें बताना मकसद होता है। तो इकबालियात में मैं आपको कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी बताऊँगा और हमने इसको डिवाइड 2-3 क्लासेस में किया है इकबालियात को, क्योंकि ये एक क्लास में होने वाली नहीं है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इन क्लासेस में मैक्सिमम नॉलेज आपको दिया जाए और उसके बाद फिर आपको किताबें आपको रिकमेंड करेंगे, आप उसको देखें, उसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये काफ़ी हद तक आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इकबालियात या इकबाल का खुसूसी मुतालिया, इकबाल का खुसूसी मुतालिया ये हमारा बुनियादी सब्जेक्ट है जिसको हमने लेके चलना है और इसमें आपने जो बुनियादी तौर पर चीज़ों को देखना है वो आप 2-4 तरह से इसको देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले आप तारुफ देखेंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो तारुफ है वो आप सबको बहुत बहुत असबर होना चाहिए और उनकी डिटेल्स आपको मुकम्मल तौर पर आपको ज़हननशीन होनी चाहिए। और इसके लिए अगर आपको मैं किताब रिकमेंड करूं तो आप अगर बुनियादी लेवल पे पढ़ना चाहते हैं तो इन ग्रेजुएशन के अंदर एक किताब है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की इकबालियात, तो आप ग्रेजुएशन की ये किताब जो है इकबालियात आप इसका मुताला कर लें तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। इस किताब को ज़रूर पढ़ना आपने।
तो आपको इल्म है, हम सबसे पहले तारुफ पे बात करेंगे और ये तारुफ मुख्तसर अंदाज में मैं करवाऊंगा, बहुत डिटेल्स के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जामे जामे चीजें हैं, मगर आपने जब आप इंसान किताब को पढ़ता है तो फिर वो आसान चीजें हो जाती हैं। तो सबसे पहले नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये सबको पता है। आपकी तारीख पैदाइश जो अक्सर स्कॉलर भूल जाते हैं, 9 नवंबर 1877, ये इनकी तारीख पैदाइश है और सियालकोट में पैदा हुए, कश्मीरी ब्राह्मण थे और इनके वालिद जो है शेख नूर मोहम्मद, ये हम चूंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ये चीजें हमें याद है। शेख नूर मोहम्मद जो है वो 17वीं सदी, इनके अबाओ अजदाद लोग थे वो मुसलमान हुए थे। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जब अपनी तालीम शुरू की है तो ये एक खुशकिस्मती होती है किसी भी शागिर्द की या किसी भी तालिब इल्म की कि उनको किसी मरहले पे एक अच्छा उस्ताद मिल जाए, या अगर उम्र के पूरे मराहिल में एक अच्छे उस्ताद मिल जाए तो फिर उसकी जिंदगी वो फिर हमेशा इकबाल जैसे लोग बनते हैं। तो यही वजह है कि अल्लामा इकबाल की जो ज़ात है, इनकी शख्सियत है, इनको ना सिर्फ मिडिल में, हाई में और कॉलेज लेवल पे अच्छे उस्ताद मिले हैं, बल्कि इनको इब्तदा के अंदर ही जो स्कूल था, एक प्राइमरी स्कूल, उसमें भी उनको एक अच्छे उस्ताद मिले हैं जिनका नाम है मौलवी मीर हसन। मौलवी मीर हसन जो है ये इनके इब्तदाई उस्ताद हैं और ये वो उस्ताद थे कि बच्चे के अंदर जिन्होंने एक शौक डेवलप किया, एक शौक पैदा किया, और वो शौक था मुख्तलिफ लैंग्वेज को सीखने का, मुख्तलिफ ज़ुबानों को सीखने का, लाइक अरबी है, पर्शियन है। आप सब जानते हैं कि उस वक़्त बर्र-ए-सग़ीर की जो सरकारी ज़ुबान थी मुग़ल बादशाहों के दौर से लेकर, वो सरकारी ज़ुबान फ़ारसी ज़ुबान थी, और फ़ारसी ज़ुबान ईरान के अंदर एक सरकारी ज़ुबान आज भी है और वहाँ पे भी बोली जाने वाली है। तो फ़ारसी उस दौर के ये फ़ारसी उस्ताद थे और इन्होंने शगफ पैदा किया था अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अंदर। और इसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो मिडिल की तालीम हासिल की है वो 1891 में। अब अगर इस सीक्वेंस को देखते जाएं तो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने इस सीक्वेंस के साथ तालीम हासिल की है और कहीं भी कोई तसलसल जो है वो नहीं टूटा। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की अगर जिंदगी को देखा जाए तो कहीं भी तसलसल उनका नहीं टूटा। आप मिडिल की तालीम उन्होंने 1891 में उन्होंने मुकम्मल की है और इसके बाद 1893 में इनका मैट्रिक हुआ है। 1893 में इनका मैट्रिक हुआ है और इसके बाद एफ.ए. स्कॉच मिशन कॉलेज, आपको इल्म है, इसके बाद उन्होंने स्कॉच मिशन कॉलेज में एफ.ए. किया जिसका मौजूदा नाम मरे कॉलेज सियालकोट है। वहां से उन्होंने एफ.ए. का इम्तिहान पास किया और एफ.ए. का इम्तिहान पास किया है 1895 में एफ.ए. ठीक है। और किस कॉलेज से किया है ये असल में मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये चीजें आपको लेक्चरर के टेस्ट और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के टेस्ट और जनरल नॉलेज के, उर्दू के और एसएसई के टेस्ट में ये चीजें आपको आने वाली है। सो इन चीजों को आपने प्रॉपर पढ़ना है क्योंकि सवाल हमेशा जो है हलवे की तरह बना के पेश नहीं किया जाता, वो आपको थोड़ा सा मोड़ करके, थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको वो सवाल पूछते हैं कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि मौलवी मीर हसन अल्लामा मोहम्मद इकबाल के किस दर्जे में उस्ताद थे, इन प्राइमरी, हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल या फिर वो ग्रेजुएशन के लेवल पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एफ.ए. कॉलेज के बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है वो मजीद तालीम के लिए, आप सबको इल्म है वो कहाँ चले गए, मजीद तालीम के लिए उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज का रुख किया। मजीद तालीम में उन्होंने जो एफ.ए. के बाद बी.ए. का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया। ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, आज जिसका नाम जीसी कॉलेज है, उसमें उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया और इम्तियाजी नंबरों से पास किया 1857 में। अच्छा, अभी इसमें मजीद भी डिटेल्स हैं, मैं अभी सबकी बात नहीं कर रहा, इसमें मजीद भी डिटेल्स हैं। आपने उनके तारुफ पे, उनके हालात जिंदगी पे आपने तसल्ली के साथ इस वीक में पढ़ना है
ताकि एक एक चीज जो है वो हमारी इंशाअल्लाह ताला इकबालियात के हवाले से वो क्लियर हो जाए। इसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ओरिएंटल कॉलेज से, यानी कि आपने बीए गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर किया और फिर ओरिएंटल कॉलेज से आपने एमए फलसफा में दाखिला लिया। चूंकि यहाँ पे आपको जो उस्ताद मुयस्सर थे, आपको इल्म है आर्नल्ड जो है वो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मुयस्सर आए और उन्होंने फिर इनका रुझान किस तरफ किया था, वो फिलॉसफी की तरफ उन्होंने इनका रुझान किया था। और बड़े मुशफिक उस्ताद थे, बड़ी मोहब्बत करने वाले थे, इकबाल के साथ खुसूसी लगाव था। और फिर आपने वहां पे जो है गवर्नमेंट कॉलेज से जो बीए के बाद है वो एमए फिलॉसफी किया और एमए फिलॉसफी में टॉप पोजीशन हासिल की। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो एमए का इम्तिहान है वो 1899 यानी कि 1899 में आपने ये तालीम हासिल की और इस तरह आप एमए फिलॉसफी कर गए। ये आपकी एमए की तालीम थी और इस तरह आपने एमए किया। और इसके बाद अल्लामा मोहम्मद इकबाल चूंकि उसी कॉलेज के अंदर कुछ अरसा तक, उसी कॉलेज में अपने उस्ताद के साथ कुछ अरसा तक आप बतौर जो प्रोफेसर है फलसफा और तारीख पढ़ाते रहे और इसके साथ ही ओरिएंटल कॉलेज में फलसफा और तारीख पढ़ाते रहे और कुछ अरसा तक उन्होंने फिर वहां पे इंग्लिश भी पढ़ाई, अंग्रेजी की तालीम भी दी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। तो इस तरह आपने जो एक तालीम का सिलसिला था उसको तदरीस के सिलसिले में तब्दील किया। अब 1901 का वो दौर था जब अल्लामा इकबाल के उस्ताद जो हैं आर्नल्ड जो है ये इस दौर में, इसके बाद 1904 में वो अगरचे रिटायरमेंट हुई थी उनकी, 1901 में इन्होंने तदरीस यहाँ से करते रहे और फिर 1904 के अंदर जब इनके उस्ताद आर्नल्ड वापस बरतानिया इंग्लिस्तान चले गए तो फिर इनका भी दिल किया मजीद तालीम के हुसूल के लिए। मजीद तालीम के हुसूल के लिए जब इन्होंने, क्योंकि 1901 में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के ओहदे पे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो फिलॉसफी है उसके ओहदे पे तैनात थे। अब 1904 में जब इनके उस्ताद वापस चले गए रिटायर्ड होकर, तो आपके दिल में मजीद तालीम के लिए भी शौक था और अपने उस्ताद के साथ एक लगाव था। इस वजह से आपने ये फैसला किया कि आप मजीद तालीम के लिए इंग्लिस्तान जाएंगे। सो आपने 1904 के अंदर 1905 में बाकायदा तौर पर, 1904 के बाद 1905 में बाकायदा तौर पर आपने इंग्लिस्तान का रुख किया, जहां पे आपने बाकायदा तालीम शुरू की। और इस अरसे में, जो कि अरसा है 3 साल का, 3 साल अरसा है, और इस अरसे में आपने 2 डिग्रियां मुकम्मल की हैं। एक डिग्री जो है वो आपने मुकम्मल की है बैरिस्ट्री की, ठीक है, और दूसरी डिग्री जो है वो आपकी पीएचडी की डिग्री थी जो आपने जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से आपने जो मुकम्मल की है। और उसमें आपने जो एक तहकीकी मकाला उसमें आपने पब्लिश किया था। तहकीकी मकाले का उन्वान ईरान में फलसफा माबाद तिबियात का इर्तिका, ये एक पीएचडी का एक मकाला था जो उन्होंने लिखा। और इस तरह 1908 के अंदर आपकी ये दोनों डिग्रियां मुकम्मल हो जाती। 1908 में बैरिस्ट्री की भी तालीम मुकम्मल हुई और आपकी पीएचडी की भी तालीम मुकम्मल होने के बाद आपने वापसी की और आप बर्रसगीर, यानी कि उस वक्त सब कॉन्टिनेंट था, बर्रसगीर था, वापस आए और आपने वापसी पर फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बतौर प्रोफेसर अपनी तदरीसी खिदमात सर अंजाम देना शुरू कर दी। मगर ये दौर इकबाल के लिए सोचो विचार का दौर था। इकबाल इस दौर में चूंकि इंग्लिस्तान से होके आए थे तो बहुत ज्यादा सोच जो है वो डाइवर्ट हो चुकी थी और सोच में बदलाव था। तो इकबाल ने यहाँ वापसी के बाद बहुत ज्यादा अरसा तक तालीम व तदरीस नहीं की, बल्कि आपने बाकायदा तौर पर वकालत जो है वो शुरू कर दी। और ये वकालत तकरीबन 1934 तक इन्होंने यहाँ पे बाकायदा तौर पर वकालत की है। 1934 तक आप वकालत करते रहे। अब इसमें इन्होंने
अल्लामा इकबाल चूंकि बड़े मेहनती थे और बड़ी खिदमात थी बरसीर के अंदर भी, तो यूरोप इनसे मुतासर हुआ और 1922 को, ये भी आपने याद रखना है, 1922 को जो एक बड़ा खिताब होता है इंग्लिस्तान का, सर का खिताब, ठीक है, वो आपको अता किया गया इंग्लिस्तान की हुकूमत की तरफ से, जो एक अल्लामा इकबाल की खिदमात की बुनियाद पे इनको एक सर का खिताब दिया गया। और इसके बाद आप मुख्तलिफ जो जमातें हैं, सियासी जमातें, उनके साथ भी रहे। 1926 में मदरसे कानून साज पंजाब के आप रुकन मुकर्रर हुए। और इसके बाद एक बड़ा मारूफ खुतबा है जिसको हम खुतबा इलाहाबाद के नाम से याद करते हैं, खुतबा इलाहाबाद। ये चीजें हम चूंकि बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, मगर जब हम बहुत पहले से पढ़ते आते हैं तो इस लेवल पे हमें बहुत ज्यादा भूल जाती है। इसलिए ये चीजें हमें नॉलेज के लिए, हमारे टेस्टों के लिए और आगे उनके फलसफे को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि इकबाल की शायरी के जो मुख्तलिफ अदवार है ना, ये अदवार समझने में ही हम एक तरफ मशरक को जा रहे होते हैं, एक तरफ मगरब को जा रहे होते हैं। एक शायरी का जो दौर है उसमें मगरब छाया होता है और एक शायरी का दौर है उसमें मशरक छाया होता है, और एक वक्त वो आता है इकबाल पे कि उस पे इलाहियत का साया छाया होता है। और फिर वो एक जो शायरी की है इकबाल ने, उसने दुनिया को दिखा दिया और उसने जो शोहरत हासिल किया है, शोहरत दबाम हासिल की है, वो आज तक किसी को नहीं मिली। और आज भी इसीलिए पूरे दुनिया के अंदर इकबाल को तस्लीम किया जाता है। सो इनको पढ़ना और इनके बारे में जानना ये एक बड़ा अहम मरहला होता है जिसको हमने देखना है। अब यहाँ पे खुतबा इलाहाबाद 1930 में खुतबा इलाहाबाद है। खुतबा इलाहाबाद में आपको पता है कि इस खुतबे की बेस पे ही पाकिस्तान बना है, यानी कि इकबाल ने तकरीबन पाकिस्तान बनने से 17 साल पहले एक सोच वहां पे हिंदुस्तान के जो वासराए थे उनको और इंग्लिस्तान के लोगों तक पहुंचाई थी, और इसमें एक सोच उन्होंने बयान कर दी थी और आखिरकार उसी सोच के मुताबिक वो फैसला करना पड़ा। तो इसके बाद इकबाल ने एक तो तालीमी सफर था जो कि 1905 से 1908 के दौरान इकबाल ने किया। इसके बाद है कुछ सियासी सफर थे। कुछ सियासी जो सफर है वो शुरू होते हैं 1931 में। 1931 में 1930 में पहली गोल्ड बेल्स कॉन्फ्रेंस हुई और 1931 में दूसरी गोल्ड बेल्स कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों की तरफ से एक अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल जो हैं वो बाकायदा तौर पर इंग्लिस्तान गए हैं। अब ये इंग्लिस्तान में जब आप वहां पे गए तो वापसी पे कई ममालिक का आपने दौरा किया, जिसमें पहले 1931 में जो खास थे वो रोम और मिस्र थे। रोम और मिस्र के इलाकों का सफर किया और वहां पे बहुत ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व किया और फिर वहां पे कुछ आपने नज़में भी लिखी, शायरी भी की। और उसके बाद फिर आप 1932 में दोबारा तीसरी गोल्ड बेल्स कॉन्फ्रेंस में आप गए थे और इस जगह पे आप वादिये हिस्पानिया में गए थे जिसको हम स्पेन कहते हैं। स्पेन में गए, ठीक है, और कुर्तुबा की जो जामिया मस्जिद है उसको विजिट किया, उसको देखा, कुर्तुबा की जामिया मस्जिद। अब मस्जिद कुर्तुबा जो है, मस्जिद कुर्तुबा, ये आपने उर्दू के अंदर सबक में देखा है, कुर्तुबा का काजी, ठीक है, 12वीं क्लास के अंदर ये सबक भी मौजूद है। मस्जिद कुर्तुबा में आप बैठे रहे और वहां पे आपने नज़म भी लिखी मस्जिद कुर्तुबा के नाम से, जिसके अंदर उनको, अब देखिए ये चीज एक लेक्चरर के लिए, एक एसएस के लिए ये चीज लाजमी है कि अगर उनको कोई बताया जाता है कि मस्जिद कुर्तुबा जो है उसका कोई शेर आपको याद हो या उसके बारे में कि आप बताएं, एक लेक्चरर को बताना चाहिए, क्योंकि आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको इकबाल का मुताला वाकईतन ही ये खुसूसी मुताला है, क्योंकि जब आपने बात करनी है उस पे तो बांगे दरार में पूछा जाएगा कितनी किताबें, कितने कौन कौन सी चीजें, ये हमारा लेक्चर है, इस पे हम इंशाल्लाह तो उस पर डिस्कस करेंगे। मगर आपको पता होना चाहिए कि कम से कम इकबाल की 4, 5, 6 नज़्मों का खुलासा आपके पास होना चाहिए। आपके पास उनके जो मजमुआ कलाम है उनके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए।
और फिर इकबाल की शायरी में आपको जो अशआर हैं इकबाल के, वो आपको तसल्ली के साथ याद होने चाहिए। ये सिर्फ मैं आपको जनरल मालूमात दे रहा हूँ, एक मालूमात, और ये बता रहा हूँ कि किन किन चीज़ों को आपने पढ़ना है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अल्लामा इकबाल की जो मुख्तलिफ नज़्में हैं, देखिए ये पेपर के लिए तो यही काफ़ी है, ठीक है, मगर बाज़ का पेपर इस तरह से आ जाता है कि वो आपको इंटरनल हिस्से को वो देखते हैं, वो समझते हैं कि इस अंदर से क्या क्या पूछा जाना चाहिए, क्या क्या इनको पढ़ाना चाहिए या इसको पता होना चाहिए। तो इस लिहाज से आपने जो बुनियादी चीज़ें हैं, बुनियादी फैक्टर्स हैं, उनको आपने ज़रूर देखना है। अब इसके बाद जो है 1933 में आपको पता है अल्लामा इकबाल ने एक और सफ़र किया था। वो सफ़र था वादी अफगानिस्तान, नादिर शाह के जो दावत के सिलसिले में उन्होंने एक सफ़र किया था। उसकी दावत पे आप अफगानिस्तान गए थे और साथ में सैयद सुलेमान नदवी। अब ये 2 दफ़ा लेक्चरर के टेस्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ कौन थे जो इस सफ़र में गए थे। सैयद सुलेमान नदवी और सर्रास मसूद ये थे, जो कि सर्रास मसूद वो है कि सर सैयद अहमद खान के जो पोते सर्रास मसूद हैं, वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ गए थे अफगानिस्तान के सफ़र में, और आपने इस जगह पर फिर मुख्तलिफ मज़ारात पे भी हाज़िरी दी थी। तो इस सफ़र की रुदात जो है वो अल्लामा इकबाल ने लिखी भी है, और इस सफ़र को आपने लाजमी पढ़ना है, और डिटेल में जब आप जाएंगे तो फिर एक एक चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। ये नहीं है कि सिर्फ आप इसी चीज़ को पढ़ के इसी पे आप रहें। इसके साथ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो ज़ात है, इन आखिरी उम्र में आप बीमार हुए, और इसके बाद नवाब हमीदुल्लाह खां, उन्होंने जब आप रियासत में गए थे, नवाब हमीदुल्लाह खां जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर आपका एक वजीफ़ा हैदराबाद दक्कन गए थे, तो हमीदुल्लाह खान ने 500 माहवार आपका वजीफ़ा मुकर्रर किया। चूँकि उसके बाद आपने 1934 में वकालत छोड़ी और फिर वकालत की तरफ नहीं आए, तो उसी से आपका गुजर बसर भी हुआ। तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल जो है अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम 1938 के अंदर उनकी वफ़ात हुई। तो इसके बाद एक वो दौर शुरू होता है जिसमें अल्लामा इकबाल की किताबों का, अल्लामा इकबाल की जो तसानीफ़ है उन पे बात। अभी भी अल्लामा इकबाल की शादियों पे भी अभी कुछ ऐसी चीज़ें भी अभी आपके सामने वो भी जिक्र की जा सकती हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि एक एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करने की बजाय हम उन पे तसल्ली के साथ एक नॉलेज किताब पढ़ेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब इसके साथ आपको कुछ किताबें उनके हवाले से बताएंगे, और फिर आज के लेक्चर में अल्लामा इकबाल की जो तसानीफ है उसके बारे में अभी आपको ये मालूमात देनी है। देखिए इसमें कुछ मजमूए हैं उर्दू के, कुछ हैं फारसी के, और कुछ मुश्तरक है, ठीक है, ये भी आपने देखना है। अब इसमें जो आपको सवाल आता है ना, ज्यादातर सवाल ये आते हैं कि ये मजमूआ फारसी का है या अरबी का है, उर्दू का है, या आपको सवाल आ जाता है कि इसकी तारीख क्या है, शाया होने की, पब्लिश होने की तारीख क्या है, या आपको सवाल आ जाता है कि ये बात किस मजमूआ में है, या ये पूछा जाता है कि फला नज़म जो है किस मजमूआ कलाम में है। तो सवाल इस तरह आता है। ये आज हम सिर्फ आपको किताबों के हवाले से और उनकी जो बदाए उनकी जो पब्लिश होने की डेट है वो आपको बताएंगे। ऐसे ही जो हैदराबाद का अल्लामा इकबाल ने सफ़र किया था वो 1910 में भी एक दफ़ा सफ़र किया था। तो इकबाल की पहली शादी जो है वो 1911 में, इकबाल की दूसरी शादी 1911 में हुई, और तीसरी शादी जो 1912 के अंदर उनकी हुई, और 1912 में ही उनकी एक बड़ी मारूफ नज़म है शम्मा शायर, ठीक है, वो उनकी नज़म है। हज़रत इंसान उनकी आखिरी है और हिमालय उनकी पहली नज़म समझी जाती है। कि जनरल सी बात है जो आपको इंशाअल्लाह ताला किसी भी जगह से मिल जाएगी। अब देखिए सबसे पहले बांगे दरा, बांगे दरा ये जो किताब है ये बेसिकली उर्दू मजमुआ कलाम है, और 1924 में इसमें हदादो शुमार में मुमकिन है, वैसे कोशिश की गई है कि इसमें कोई गलती ना हो, फिर भी इसके लिए नॉलेज के लिए आप एक दो किताबें आपको शेयर कर देंगे ताकि आप तसल्ली कर सकें। बांगे दरा ये उर्दू का मजमुआ है। बाले जबरीन
ये जो है 1935 के अंदर शाया होने वाली है। ठीक है, 1935 में शाया हुई ज़र्बे कलीम। अब ये किताब जो है 1936 में, ये तकरीबन 1 साल के बाद, अरगमाने हिजाज। अब ये वो है अरगमाने हिजाज, जो किताब है ये 1938 में शाया हुई। इसका कुछ हिस्सा फारसी का भी है, ये टोटल सारी की सारी उर्दू की नहीं है, इसका कुछ हिस्सा फारसी में मौजूद है। अब इसकी आगे तफासील भी हैं, हम उस पर भी बात करेंगे कि बांगे दरा में कौन कौन सी किताबें हैं, बाले जिब्रील में कौन कौन सी नज़में हैं, कितनी नज़में हैं, कौन कौन सी नज़में हैं, पहली कौन, आखिरी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, ये सारी चीज़ें ये इस पे हमने, क्योंकि उर्दू अभी तो ये एक सब्जेक्ट है और भी हैं, मगर ये एक एक चीज़ करके हम जब आप रेडी करते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान होना शुरू हो जाती हैं। ज़र्बे कलीम, इसके अंदर भी कितनी किताबें, वो भी सारी हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे। सिर्फ अभी ये समझते आए कि आपके जो उर्दू के मजमूआ कलाम है वो ये वाले हैं। इसके बाद आपके जो एक फारसी के मजमूआत हैं उसमें सबसे मशहूर मारूफ है असरार खुदी, असरार, और ये फारसी जुबान में लिखी जाने वाली 1915 में ये लिखी गई है। 1915 की ये शायरी है। रमूज़े बेखुदी, रमूज बेखुदी, ये 1918 में लिखी गई जाने वाली एक अहम किताब है, रमूज बेखुदी। अब इन दो किताबों को बाद में मिला के असरार और रमूज के नाम से इकट्ठा शाया किया गया। असरार और रमूज के नाम से इकट्ठा इनको शाया किया, असरार और रमूज। ये अल्लामा इकबाल की दो फारसी के मजमूए हैं जिनको बाद में असरार और रमूज के नाम से पब्लिश किया है, और सर निकलसन ने इसका 1920 के अंदर इंग्लिश में तर्जमा किया था। ये भी आपने याद है, 1920 में इनका इंग्लिश में तर्जमा किया था। इसके बाद जो आपने किताबें लिखी हैं वो आपकी एक मशहूर किताब है प्यामे मशरक। अब प्यामे मशरक जो है, प्यामे मशरक, ये किताब आपकी शाया हुई है 1923 के अंदर। 1923 के अंदर आपकी ये किताब शाया हुई है। ज़बूर अजम, ये किताब आपकी शाया हुई है 1927 में। ठीक है, ऐसे ही जावेद नामा, ये आखिरी किताबों में तकरीबन आती है, मगर जावेद नामा 1932 में, वो ऐसे भी नहीं है कि आखिरी में, मगर फारसी में ये आखिरी नामों पे ये किताब बड़ी शामिल है 1932 के अंदर। ऐसे ही एक फारसी में आपने एक मसनवी मुसाफिर के नाम से भी एक मसनवी लिखी है, जो कि 1936 के अंदर मसनवी मुसाफिर, इसके नाम से 1936 में इन्होंने ये एक लिखी है। इसके बाद आपको ये भी इल्म होगा कि अल्लामा इकबाल को मद्रास यूनिवर्सिटी के दावत पे एक खुद वहां पे बुलाया गया था, और आपने वहां पे 5 खुतबे दिए थे। अब वो खुतबे बड़े मशहूर हुए थे 1925 के अंदर मद्रास यूनिवर्सिटी में। तश्कील जदीद इलाहियात इस्लामी, ये खुतबे थे और इंग्लिश में आपने दिए थे, और ये बड़े मारूफ हुए हैं खुतबे। आज भी उर्दू अदब के अंदर इन खुतबों का एक बड़ा मुकाम है। तो ये उनकी जो खिदमात हैं किताबों के हवाले से। अब इसमें हम एक और किताब उनकी, जो मईशत पे उनकी एक किताब लिखी गई है, और बड़ी अहम किताब है मईशत के हवाले से, और बहुत पहले उन्होंने इस पर काम किया उस वक्त जब वो बरसगीर में वापस, अभी यूरोप नहीं गए थे। इल्मुल इक्तिसाद, इल्मुल इक्तिसाद 1904 में उन्होंने मईशत पे एक किताब लिखी थी, और ये किताब भी बड़ी उम्दा किताब है। इसके बाद आप मैंने आपको ये भी बताया कि एपी पॉल साइंस 1901 में थे, फिलॉसफी 1901 में प्रोफेसर, आप गवर्नमेंट कॉलेज में थे। फिर ओरिएंटल कॉलेज में आप 1903 में आप प्रोफेसर यहाँ पे रहे हैं। इसके बाद कुछ नज़में हैं जो इकबाल की नज़में बड़ी मारूफ हुई थी। ये चीजें मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होंगी।
इकबाल की जिंदगी जो है वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ी आइडियल जिंदगी है और हमें उनके हवाले से एक एक पहलू से तैयारी करनी है। ये तो अभी सिर्फ एक बुनियादी मालूमात का जखीरा है और कुछ नहीं है। अभी इकबाल की शायरी पे, अभी इकबाल की नज़्मों पे और अभी इकबाल की फिलॉसफी पे बात होने वाली है कि उनके जो हम कह देते हैं कि नजरिया मार्फत है, नजरिया खुदी है, क्या ये सिर्फ महज बातें ही हैं? ये है क्या? असल में इन चीजों को समझने की बात है और फिर वहां पे आगे हम करते हैं, क्योंकि ये सवालात इंटरव्यू लेवल के हैं तो वो हम जब इंटरव्यू पे बात करते हैं तो उस वक्त भी तैयारी है, मगर अभी से अगर आप शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर। अभी चूंकि हमारा 95% जो फोकस है वो हमारा रिटन टेस्ट है, जनरल मालूमात है, हम अपने टेस्ट को कैसे क्लियर करें। इसके बाद इकबाल ने शम्मा और शायर, ये कुछ नज़में हैं उन्होंने लिखी है 1912 में, शम्मा और शायर, ये एक नज़म है। इसके बाद बड़ी मारूफ नज़म है जवाब शिकवा, शिकवा जवाब शिकवा, ये 1913 में उन्होंने ये नज़म लिखी है। आपकी वालदा की वफात हुई, कब हुई? वालदा की वफात 1914 में, और आपको इल्म है वालदा मरहुमा की याद में उन्होंने फिर एक नज़म लिखी थी। इस पे वालदा की वफात 1914 में हुई और इसमें फिर उन्होंने अपनी वालदा मरहुमा के नाम से एक नज़म लिखी थी, खिज़्र राह, खिज़्र राह। ये नज़म उन्होंने लिखी है 1921 में। ऐसे नज़म तुरुए इस्लाम, नज़म तुरुए इस्लाम, ये उन्होंने 1923 में लिखी है। तारक की दुआ, ये नज़म जो है 1932 में ये लिखी है। और आपको पता है कि इटली के जो डिक्टेटर हैं मुसोलिनी, उनके साथ भी इनकी मुलाकात थी जो कि 1931 में हुई थी। और 1931 में आपको इल्म है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रोम और मिस्र गए थे और वहां पे ही ये मुलाकात उनके साथ हुई थी। चूंकि पहली गोल्ड बेस्ड कॉन्फ्रेंस, दूसरी गोल्ड बेस्ड कॉन्फ्रेंस में आप गए और वापसी पे रोम और मिस्र का सफर किया और वहां पे उनके साथ भी इनकी मुलाकात हुई। अब ये प्यामे मशरक जो है ये आपने 1923 में पब्लिश की है। मसमी जो मैं मुसाफिर में उसका जिक्र किया है वो 1933 के अंदर उन्होंने लिखी है। इसके अलावा भी और बहुत सारी नज़में हैं जो इकबाल की शायरी में मौजूद है जिसका जिक्र इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। मगर इस पे आपको मैंने एक किताब भी भेजी है, आपने उसको भी पढ़ना है। और मजीद एक मैंने ये किताब बताई है जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की किताबें हैं, इकबाल याद है BA लेवल की किताब। अब इसको पढ़ेंगे तो आपको इकबाल की जो बड़ी बड़ी नज़में हैं, लाइक मस्जिद कुर्तबा है, वालदा मरहुमा की याद में, शम्मा और शायर है, ऐसी बहुत सारी तुरुए इस्लाम है, बहुत सारी खिज़्र राह है। इन सारी नज़मों का खुलासा आपको उस किताब में मिल जाएगा। ये आपको BA लेवल की किताब है, BA लेवल की किताब है। और इकबाल यहाँ पे बड़ी तफसीर, अगर सिर्फ आप वही किताब पढ़ लेते हैं तो मैं ये समझता हूँ वो इतनी सी किताब है, कोई बड़ी नहीं है। आप उसको पढ़ लेते हैं तो अल्लामा इकबाल की सारी जिंदगी और उनकी शायरी के मुख्तलिफ अतवार वो सारे खुल के सामने आ जाते हैं। तो दौरे जदीद पे अल्लामा इकबाल पे जिन्होंने बात की है उस पर भी हमें पता होना चाहिए। फिर अल्लामा इकबाल की शायरी के जो मुख्तलिफ मराहिल हैं उस पर भी बात होगी। तो आज का जो टॉपिक था वो इकबाल याद का तारुफ और इकबाल की नज़में और इकबाल की जो किताबें हैं उसके बारे में हमने आज डिस्कस किया है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा कि इकबाल के जो मुख्तलिफ मजमूए कलाम है उनके अंदर कौन कौन सी नज़में हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब मैं एक एक नज़म का खुलासा बयान करूंगा, फिर बहुत लंबी चौड़ी ये बातें हो जाएंगी और ये ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपको पढ़ने के लिए वो रिकमेंड कर रहा हूँ, आपने उसको पढ़ना है। इंशाल्लाह कल बाकी इस पे लेक्चर मुकम्मल करेंगे और तीसरे दिन में इकबाल याद की जो जनरल सवालात होंगे हम उसको मुकम्मल करेंगे। तो आप अगर पढ़ेंगे तसल्ली के साथ पढ़ेंगे, दो दो तीन तीन किताबों को पढ़ेंगे, देखिए एक एंगल से और एक जाविये से ना पढ़ें, बल्कि आप दो तीन मुसन्निफीन को लें,
इस पे कुछ जनरल किताबें भी पढ़े, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको शेयर करेंगे। इसके हवाले से जितना भी मटेरियल होगा वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी जो आप जब 2 3 4 दिन पढ़ेंगे, बहुत सारे आपके सवाल जो है वो खुद ब खुद हल होते जाएंगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं क्लास में, और इसके बाद आप ग्रुप में एक दूसरे से, मैंने ये देखा है कि ग्रुप में ये लोग आप जरूर पूछ रहे हैं कि क्लास होगी या नहीं होगी, मगर कभी किसी ने कोई टॉपिक डिस्कस नहीं किया, कभी कभी उसने पर बात नहीं की। तो आपके जिम्मे है कि आप ग्रुप डिस्कशन करें। आपके पास ग्रुप है, आप लोग देखिए, पढ़ाने वाले बंदे का एक माइंड है, आप वहां पे मौजूद है 20 लोग 22 23 लोग मौजूद है, तो आप जब एक एक बंदा एक एक रोजाना के 2 2 4 4 सवाल पे हल करे तो इंशाल्लाह कहां तक बात पहुंच जाएगी। तो आप सबको मैंने एक और काम करना है कि इकबालियात पे मैंने असाइनमेंट्स देनी है, वो असाइनमेंट्स के उन्वानात जो है वो कल तक तैयार हो जाएंगे। आप सब ने उस पर प्रेजेंटेशन भी देनी है। मकसद ये है कि आप इकबालियात को पढ़ेंगे और उस पर तैयार करेंगे, और प्रेजेंटेशन में आपकी मैडम ज़रफ़शाह जो है वो ग्रुप में लाइव क्लास में आपकी प्रेजेंटेशन लेगी, और ये प्रेजेंटेशन जितने भी हमारे मौजूद हैं ग्रुप में हर एक को देनी है। सो जिम्मेदारी के साथ काम करें। जो पढ़ेंगे उस पे सुना जाएगा और उस पे आपसे बात होगी, प्रेजेंटेशन ली जाएगी, और इसके साथ आपके टेस्ट होंगे। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासर हो। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।